हेलो फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स रिविजन। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हिंदी यूपी टेट का महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सारे प्रश्न आप एग्ज़ाम के अंदर आए हुए हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से सुनना है। बहुत छोटा सा वीडियो होगा, काफ़ी अच्छे सवाल इस वीडियो के अंदर हैं। प्रश्नों को एक बार आप खुद से करने की कोशिश ज़रूर करिएगा। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के अपने पहले सवाल से। पहला सवाल कह रहे हैं कि संकर शब्द का अर्थ क्या होता है। तत्सम होता है, तद्भव होता है, विदेशी होता है या फिर दो भाषाओं के शब्दों से मिल कर के बना शब्द। संकर शब्द किसे कहते हैं? तो दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बनने वाले शब्द को संकर शब्द कहा जाता है। तो इस प्रश्न का आंसर आपका डी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। थोड़ा सा परिभाषा इसका समझ लेते हैं। संकर शब्द वह शब्द होते हैं जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों के मेल से बनते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है? उन्हें ही संकर शब्द कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझना है। रेल गाड़ी शब्द में रेल क्या है? ये अंग्रेजी का शब्द है एंड जो गाड़ी है ये हिंदी का शब्द है। अगला सवाल वर्णमाला से है। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण है? ये अच्छी से आपको बताना। ऑप्शन ए ञ, ड़, त्र या फिर अंगा। कौन सा संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, आपको ध्यान रखना है। और ये जो त्र है ये आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका सी आंसर यहाँ पे सही है। हिंदी में देखा जाए तो यही जो 4 वर्ण हैं यही इन्हीं को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। ध्यान रखना है। छ, त्रंग, ज्ञा, ज्ञा को ज्या ज्या भी बोलते हैं, श्र, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों आपको भूलना नहीं है। संयुक्त व्यंजन पूछा जाए तो ये चारों में से कोई एक दे करके पूछा जा सकता है। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? क हलंत कटकोर श से मिल करके ये आपका श बना है, जिसको कक्षा छ पढ़ा जाता है। सो त्र की बात करें, त हलंत र से मिल करके बना है। ज्ञा की बात करें, ज्या की बात करें तो ये जय हलंत ज्ञा से मिल करके बना है। जैसे ज्ञान, ज्ञान, इसको ज्ञान पढ़ते हैं शुद्ध रूप में। स्र जैसे बड़ा श एंड हलन फिर र से मिल करके बना है। इसको और ब्रीफ में तोड़ा जा सकता है। जैसे र के नीचे अगर हलंत लगा देंगे तो इसमें से भी अ निकल करके आ जाएगा। प्रत्येक में हलंत लगा देंगे तो अ बाहर निकल करके आ जाएगा। यानी जो व्यंजन होते हैं उनमें प्रत्येक में क्या होता है? अ वर्ण ज़रूर होता है। तो ये ऐसे फॉर्म में मिले, चाहे आपका र भी तोड़ करके बताया गया हो, तो वो भी आपका सही है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। जैसे श्रमिक, श्रम, तो ये चीज़ें कैसे निर्माण हुआ है ये पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। परिभाषा की बात कर ले तो दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में बात करें कुल 4 जो है संयुक्त व्यंजन है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इनका निर्माण किन वर्णों से मिल कर के हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखना है। व्यंजन की बात कर ले, व्यंजन किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। यानी बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण नहीं हो सकता। स्वर क्या होता है? स्वर स्वतंत्र होता है अपने आप में। स्वर को बोलने के लिए किसी अन्य वर्ड की आवश्यकता नहीं होती है, बट स्वर की सहायता से बोले जाते हैं आपके व्यंजन। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इनके कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन किन्हें कहते हैं? इनकी संख्या आपको ध्यान रखना है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, ये वर्गों में डिवाइड है, इसलिए इन्हें जो है वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। अच्छा, अंतःस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? तो अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या भी आपका 4 होता है। य, र, ल और व, ये कुल 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कभी-कभार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन-सा अंतःस्थ व्यंजन है? र दे देगा और बाकी दूसरे वर्ड को उसमें ऐड कर देगा। तो ये चीज़ें आपको 4 याद रखना है। य, र, ल, व, ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। उस व्यंजन की बात करें, इनकी भी संख्या हिंदी में आपका 4 होता है। तीनों श और ह आपको ध्यान रखना है। इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। जब भी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए तालव्य व्यंजन कौन से हैं, दंती व्यंजन कौन से हैं, मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, कंठ व्यंजन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक संस्कृत में सूत्र होता है, अंकु विसर्जनीयानाम कंठा। अंकु विसर्जनीयानाम कंठा से याद करना है। अ और ये विसर्ग वाला और क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। ये कंठ ध्वनियाँ होती हैं। संस्कृत में इसका सूत्र होता है तालव्य के लिए, इचुएशन नाम तालु। यानी ये श और य और च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालव्य होता है। तो याद रखना है, ये वाला श, र
और आपका ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, सबका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। अगेन एक बार इसको चीज़ों को समझेंगे, ये आपका 1 से 2 नंबर सही कराया जाएगा, बस आपको ध्यान से समझना है। कंठ ध्वनि ये पूछा जाए, क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं और अ और विसर्ग ये क्या है? इनका उच्चारण स्थान कंठ होता है। मूर्धन्य की बात करें, ट वर्ग के जितने भी वर्ण हैं और र और श इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धन्य होता है। दंत की बात कर ले, त वर्ग के जितने भी वर्ण हैं और ल, श ये इनका उच्चारण स्थान आपका दंत्य होता है। तालव्य की बात कर ले, आपको याद रखना है इजुएशन तालु, तो ये तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। ये रहा थर्ड नंबर सवाल, ये भी आपका संयुक्त व्यंजन से ही है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? क है, ड़ है, अंग है या फिर ज्या है? तो कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। काफ़ी डिटेल में इसके बारे में हमने बताया है, तो चीज़ों को ध्यान रखना है। ये क्या है? कंठ है, संयुक्त व्यंजन तो है नहीं, तो ध्यान रखना है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है, छद, रंग, ज्ञा और श। संयुक्त व्यंजन की बात कर ले तो हिंदी वर्णमाला में आपकी कुल संख्या कितनी है संयुक्त व्यंजन की? 4 है। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन है? छद, रंग, ज्ञा और श्र। इनका निर्माण किन वर्णों की मेल से हुआ है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके एग्जाम में 1 से 2 सवाल हिंदी वर्णमाला से, 2 से 4 सवाल आपका बनता है, तो हिंदी वर्णमाला को जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। 2 व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को ही क्या कहा जाता है? संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। अगला सवाल आपका प्रत्यय से है। उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, इनसे प्रश्न एग्जाम के अंदर बनते हैं। यूपी टेट 2016 में ये अब प्रश्न आपका पूछा हुआ है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो रमणीय में अनी प्रत्यय है, ई प्रत्यय है, रम है या फिर ड़ी प्रत्यय है? रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। रमणीय शब्द में अनीय प्रत्यय आपका जुड़ा है। रम क्या है? आपका धातु है और जो है अनीय जो है वो आपका प्रत्यय है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। रम जो है वो मूल धातु है। जैसे यहाँ पे रम धन अनी, मूल शब्द इसमें रम है और अनी जो है वो क्या है? प्रत्यय है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय कहते किसे हैं? ये चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो दूसरे शब्दों के अंत में जोड़ करके अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन कर देते हैं। उन्हें ही क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। ये छोटा सा परिभाषा है प्रत्यय को याद कर लेने, जैसे ता, औना, अन, अत, ये क्या होते हैं? लास्ट में जुड़ करके शब्द का अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उपसर्ग की बात कर ले, उपसर्ग उस अक्षर या अक्षर समूह को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जोड़ करके उसके अर्थ में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। जैसे प्र, शु, अति, अधि, अनु, नि। जैसे प्रहार, प्र क्या है? ये उपसर्ग है। ये जो है शब्द के पहले जुड़ते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। प्रत्यय के लिए याद रखना है, लास्ट में जुड़ते हैं। लास्ट में जुड़ करके उसके अर्थ में यानी शब्द के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं। उपसर्ग के लिए शब्द के पहले जुड़ते हैं। ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है, भूलना नहीं। उपसर्ग प्रत्यय से एक ना एक प्रश्न आपको ज़रूर एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। अगला सवाल आपका समास से है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, अव्ययी भाव है या फिर आपका द्विगु है? समास से एक प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर देखने को जरूर मिलेगा, तो समास आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ लेने हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है? आपका अव्ययी भाव समास है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। ऐसे ही पूछा जाए एग्जाम के अंदर, प्रति, धन, दिन में कौन सा आपका समास होगा? तो आपको याद रखना है, प्रति धन दिन यानी प्रति जमा दिन में कौन सा समास है? तो आपका अव्ययी भाव समास होता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल में कह रहे हैं कि हिंदी किस परिवार की भाषा है? शामी हामी, भारोपी, काकेशी या फिर पापुई? हिंदी किस परिवार की भाषा है? काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है। ये आपका भारोपी परिवार की भाषा है हिंदी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर बी आपका सही। हिंदी भारत यूरोपीय भाषा परिवार अर्थात भारोपीय भाषा परिवार की एक क्या है? भाषा है। सभी भाषा समूह में भारोपीय भाषा परिवार सबसे बड़ा परिवार माना जाता है। हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? अभी हमने बताया, इस सवाल को सवाल गलत नहीं होना चाहिए। भारोपीय परिवार से है, स्कैंडियन परिवार से, ऑस्ट्रेलिया परिवार से या एशियाई परिवार से है? हिंदी का संबंध किस भाषा परिवार से है? भारोपीय परिवार से है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, तो इसका आंसर आपका पहला ही यहाँ पे सही है।
अगला सवाल है, ग ध्वनि किस वर्ग का व्यंजन है? कंठ का है, मूर्धन्य का है, दंत का है या फिर ओष्ठ का है? क वर्ग के जितने भी वर्ण आते हैं वो क्या है? कंठ कहलाते हैं। सो इस प्रश्न का भी आंसर आपका पहला। अगला सवाल आपका पर्यायवाची से है। कह रहे कि फूल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, यानी नकारात्मक आपसे पूछा जा रहा है। सुमन, कुसुम, पुष्प या फिर शूल। तो फूल का पर्यायवाची आपका सुमन होता है, कुसुम भी होता है और पुष्प भी होता है। कौन सा नहीं होता? शूल नहीं होता है। तो नहीं आपसे पूछा जा रहा है, तो यही आंसर आपका डी यहाँ पे सही है। फूल का पर्यायवाची शब्द आपको ध्यान रखना है। पुष्प होता है, सुमन होता है, कुसुम होता है, प्रसून भी होता है, मंजरी भी होता है, बट ये आपका शूल नहीं होता। सेम सवाल है, पहला सवाल गलत हुआ तो ये आपका गलत नहीं होना चाहिए। फूल के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को सुनना है। फूल का जो पर्यायवाची है वो क्या है? पुत्र होता है, कुसुम होता है या फिर प्रसून होता है। पुष्प, कुम, प्रसून, पुष्प, कुसुम, प्रसून या फिर पुष्प, कुसुम, प्रसन्न होता है। फूल का जो पर्यायवाची होता है वो क्या होता है? अभी अभी हमने बताया, पुष्प होता है, कुसुम भी होता है, प्रसन्न नहीं होता। पुष्प होता है, कुसुम होता है, आपका प्रसून भी होता है। तो यही आंसर आपका यहाँ पे सी सही है। इसमें कह रहा है कि पुष्प होता है, प्रसून होता है, बट कुम नहीं होता। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसमें कह रहा है कि पुत्र, कुसुम होता है, प्रसून होता है, बट पुत्र नहीं होता है। इसलिए इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही है? आपका सी सही है। फूल का पर्यायवाची आपका पुष्प, कुसुम, प्रसून ये होता है। जिन शब्दों के अर्थ एक समान होते हैं उन्हें समानार्थी या समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाता है। फूल का अर्थ होता है पुष्प से, कुसुम से, प्रसून से। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका लोकोक्ति से है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? काम बिगाड़ देना, कोई काम न करना या आंगन टेढ़ा होने के कारण नाच न पाना या फिर काम न जानना और बहाने बनाना। तो यही आंसर हो जाएगा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम न जानना और बहाने हजार बनाना। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। काम न जानना और बहाने बनाना। थोड़ा सा डिटेल में, नाच न जानने आंगन टेढ़ा यानी लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? काम न जानना और बहाने। जैसे वह सबसे कहती फिरती है कि वह क्या है? नृत्य में माहिर है, बट जब उसे नृत्य करने के लिए कहा गया तो वह अपने पैर में मोच बता करके बहाना बता दिया। इसे कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज़ें। अगला सवाल है, बहुवचन बनाने का सही रूप कौन सा है? घर का घरें होगा, बालक का बालिका होगा, पुस्तक का पुस्तकें होगा या लड़का का लड़क होगा। तो घर का घरें नहीं होता, लड़का का लड़क नहीं होता, बालक का बालिका नहीं होता, बल्कि पुस्तक का पुस्तकें हो जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका सी सही है।